कहानी शुरू होती है एक लड़के हिबिकी से जो अपनी जान बचाकर एक खाली वैली में भाग रहा है। उसके पीछे एक हॉर्न्ड रैबिट पड़ा है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो यहाँ कैसे आया और ये क्या बला है जो उसका पीछा कर रही है। सब कुछ उसे अचानक और बहुत अजीब लगता है। वो सोचता है कि ये कौन सा क्रीचर है, तभी अचानक एक सॉफ्ट फीमेल वॉइस सुनाई देती है जो उस क्रीचर को आइडेंटिफाई करके बताती है कि ये लेवल 1 हॉर्न रैबिट है। हिबिकी को समझ नहीं आता कि ये वॉइस कहाँ से आ रही है, लेकिन डर के मारे वो कहता है कि प्लीज कहीं मत जाओ। तभी वो रैबिट उस पर जंप करता है, पर हिबिकी समहाउ बच जाता है और उल्टा उसके ऊपर गिरकर उसे क्रश करके मार देता है। इसी बीच डीप फॉरेस्ट में एक एल्फ गर्ल दिखाई देती है जो पेड़ों के बीच चल रही है। एक अननोन मेल वॉइस उसे गाइड करती है और कहती है कि ईस्ट डायरेक्शन में जाओ, क्योंकि वहां कुछ बहुत प्रेशियस तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वापस हिबिकी की बात करें तो वो राहत की सांस लेता है कि वो बच गया, लेकिन वो अब भी कंफ्यूज है कि वो कहाँ है और वो वॉइस क्या थी। वो अपना फोन चेक करता है पर कोई सिग्नल नहीं मिलता, जिससे हेल्प बुलाने का ऑप्शन खत्म हो जाता है। वो खुद को कन्विंस करता है कि शायद वो कोई हेलुसिनेशन था। उसे भूख लगती है और वो सोचता है कि हॉर्न रैबिट खा ले, पर फिर रुक जाता है क्योंकि उसे नहीं पता कि ये सेफ है या नहीं। तभी वो वॉइस फिर बोलती है और बताती है कि हॉर्न रैबिट असल में एक ग्रेडेड डेलिकेसी है जो स्टू में बहुत टेस्टी लगता है। ये सुनकर वो डिसाइड करता है कि अभी के लिए इसे साथ रख लेता है। अब हिबिकी उस वॉइस के बारे में क्यूरियस हो जाता है और नोटिस करता है कि वो तभी जवाब देती है जब वो कुछ पूछता है। तो वो एक्सपेरिमेंट करने लगता है। वो अपने बैकपैक के बारे में पूछता है और वॉइस तुरंत डिटेल में आंसर देती है कि ये मटेरियल इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। वो बार बार अलग अलग चीज़ों के बारे में पूछता है और हर बार वॉइस एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन देती है। इससे उसे लगता है कि शायद ये सिस्टम उसे एनालाइज कर सकता है। वो खुद के बारे में पूछता है और एक स्क्रीन सामने आ जाती है जिसमें उसके स्टैट्स दिखते हैं। नाम और एज सब सही होते हैं, पर उसे शॉक लगता है जब वो देखता है कि उसका जॉब लिखा है प्रेजर प्रोविजनल। उसे समझ नहीं आता क्योंकि वो तो एक नॉर्मल स्कूल स्टूडेंट था। वो वॉइस से पूछता है कि वो कौन है, तो वो कहती है कि वो उसकी स्टेटस सपोर्ट है, लेकिन पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकती। हिबिकी को ये अनफेयर लगता है, पर इतने सारे स्किल्स देकर वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। वो एक्सपर्ट स्किल ट्राई करता है पर कुछ नहीं होता। फिर ट्यूटोरियल स्टार्ट करने की सोचता है, पर वॉइस बताती है कि ट्यूटोरियल ऑलरेडी रनिंग है। ये सुनकर वो और भी कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो वर्ल्ड मैप स्किल यूज करता है और एक होलोग्राफिक डिस्प्ले आता है, पर वो मैप नहीं होता बल्कि सिर्फ उसका वॉक्ड पाथ दिखाता है। तब उसे रियलाइज होता है कि वो पागलों की तरह बार बार सर्कल में घूम रहा था। वो मैप यूज करके आगे बढ़ता है और शाम तक उसे एक रोड दिखती है। एक्साइटमेंट में वो गिर जाता है और फेस फर्स्ट सड़क पर लग जाता है। तभी वॉइस अनाउंस करती है कि उसे एक टाइटल मिला है, कास्ट अवे इन एन आई स्काई। वो कंफ्यूज होता है, पर तभी एक जाइंट मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है। उसे लगता है कि अब सब खत्म। तभी अचानक एक मैजिक एरो आता है और मॉन्स्टर को मार देता है। वो शॉक में देखता है कि एक एल्फ गर्ल चट्टान पर खड़ी है जिसने उसे बचाया। उनसे बात होने से पहले ही वॉइस उसकी स्पीच एक्टिवेट कर देती है ताकि वो इस वर्ल्ड की लैंग्वेज समझ और बोल सके। हिबिकी उसे थैंक्स बोलता है और वो अपना नाम अमीलिया बताती है। हिबिकी उसके ईयर्स देखकर सोचता है कि वो एल्फ है और मजाक में कहता है कि तुम्हारी कॉस्प्ले बहुत अच्छी है। अमीलिया एकदम कंफ्यूज हो जाती है। वो उससे पूछती है कि मेज ईटर्स ग्रासलैंड में क्या कर रहा था। हिबिकी बस सच बता देता है कि वो अचानक वहां आ गया। ये सुनकर अमीलिया शॉक हो जाती है। वॉइस चुपके से अमीलिया का अप्रेजल करती है और हिबिकी को पता चलता है कि वो सच में एल्फ है। वो उसके स्टैट्स देखता है और ये जानकर और भी दंग रह जाता है कि उसकी एज 56 साल है। अमीलिया एक्सप्लेन करती है कि मेज ईटर्स ग्रासलैंड असल में एक मॉन्स्टर है जो मैदान की तरह दिखता है। वो डायरेक्ट अटैक नहीं करता बल्कि लोगों को भटकाकर थका देता है और फिर उन्हें खा जाता है। ये सुनकर हिबिकी को रियलाइज होता है कि वो कितनी खतरनाक सिचुएशन में था और अगर वो ज्यादा देर वहां रुकता तो शायद कभी नहीं बच पाता। एमिलिया तुरंत उसे गले लगा लेती है और बोलती है कि उसने एक छोटे बच्चे के हिसाब से सिचुएशन को काफी अच्छी तरह हैंडल किया। वो ऐसा इसलिए सोचती है क्योंकि उसे लगता है कि हिबिकी की एज करीब 10 साल है। लेकिन जैसे ही हिबिकी बताता है कि वो 16 साल का है, एमिलिया तुरंत उसे छोड़ देती है और बोलती है कि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसकी एज का कोई इतनी छोटी बॉडी वाला भी हो सकता है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और दोनों कैंप लगा लेते हैं। यहाँ हिबिकी को पता चलता है कि इस वर्ल्ड में 15 साल के होते ही इंसान को अडल्ट माना जाता है। डिनर में वो हॉर्न रैबिट खा लेते हैं और उसके बाद हिबिकी पूछता है कि वो आखिर हैं कहाँ। ये सुनते ही इमिलिया शॉक में अपनी टी सीधे उसके फेस पर उड़ा देती है। फिर वो जल्दी से उसका फेस साफ करती है और अपोलोजाइज करती है। वो बताती है कि वो किंगडम ऑफ हब्राया में है। हिबिकी बोलता है कि उसे ये नहीं पता क्योंकि वो जापान से आया है, लेकिन एमिलिया ने कभी जापान का नाम भी नहीं सुना होता।
इससे हिबिकी को कंफर्म हो जाता है कि वो सच में किसी दूसरे वर्ल्ड में है। एमिलिया को लगता है कि हिबिकी अपने घर से दूर होकर लोनली फील कर रहा होगा, इसलिए वो उसे कहती है कि वो उसे कल सिटी लेकर जाएगी। हिबिकी ये सुनकर थैंकफुल फील करता है। जब हिबिकी सो जाता है, एमिलिया उसे देखती रहती है और सोचती है कि शायद यही वो प्रेशियस चीज है जिसके बारे में स्पिरिट ने उसे बताया था। थोड़ी देर बाद वो भी सो जाती है। हिबिकी को अपनी पास्ट लाइफ का सपना आता है। उसे अपने 3 पक्के दोस्त अमीन, कायोयुको और टिकी याद आते हैं, जो एक डाइनर में मिलते थे जहां अमीन काम करता था। ये तीनों उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। भले ही वो अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे कि वो 16 साल का होकर भी इतना छोटा है। फिर उसका सपना शिफ्ट होता है उस मोमेंट पर जब वो इस वर्ल्ड में आया था। वो स्कूल का लास्ट डे था, समर ब्रेक से पहले। वो क्लासरूम में जाने ही वाला था, तभी अचानक एक ब्राइट लाइट आई और अगले ही पल वो इस नई दुनिया में था। वो सपना देखकर उठता है और अपना फोन चेक करता है। वो सोचता है कि उसके दोस्त अभी कितने वर्ried होंगे। फिर वो आसमान की तरफ देखता है और कुछ ग्लोइंग ग्रीन शेप्स हवा में तैरते हुए दिखते हैं। वॉइस उन्हें आइडेंटिफाई करके बताती है कि ये एक प्रोटेक्टिव बैरियर है जो इमिलिया ने लगाया है, ताकि एरिया सेफ रहे। ये देखकर हिबिकी मान लेता है कि इस वर्ल्ड में मैजिक रियल है और वो सच में दूसरी दुनिया में है। वो अपनी सिचुएशन समझने के लिए वॉइस से पूछता है कि अप्रीजल प्रोविजनल का मतलब क्या है। वॉइस एक्सप्लेन करती है कि ये जॉब उसे गॉड ने असाइन की है और इसकी रैरिटी रैंक बी है। इस जॉब में अप्रीजल एबिलिटी मिलती है जिससे वो किसी भी टारगेट की एबिलिटीज और ट्रेड्स जान सकता है, लेकिन इसमें कोई कॉम्बैट स्किल्स नहीं होते, इसलिए इसे नॉन कॉम्बैट जॉब माना जाता है। हिबिकी अभी भी ये सब समझने की कोशिश कर रहा होता है, इसलिए वो वापस सोने का फैसला करता है। अगली सुबह एमिलिया उठती है और सोचती है कि उसने कैसे हिबिकी को बचाया और उसके साथ रात बिताई। थोड़ी देर बाद हिबिकी भी उठ जाता है और दोनों लेल नाम के पास वाले टाउन की तरफ निकल जाते हैं। फॉरेस्ट से गुजरते हुए एमिलिया बताती है कि वहां पहुंचने में करीब 1.5 दिन लगेगा। वो ये भी बताती है कि रास्ते में मॉन्स्टर हैं, लेकिन हिबिकी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट करेगी। एमिलिया ये देखकर इम्प्रेस्ड होती है कि हिबिकी मॉन्स्टर्स को पहले ही सेंस कर पा रहा है। हिबिकी बताता है कि ये उसकी वर्ल्ड मैप स्केल की वजह से है। ये सुनकर एमिलिया हैरान रह जाती है, क्योंकि वर्ल्ड मैप स्केल की रैरिटी रैंक ट्रिपल ए होती है। मजाक की तरह लेती है। हिबिकी को समझ नहीं आता कि वर्ल्ड मैप स्केल इतनी स्पेशल क्यों है, क्योंकि उसे लगता है ये बस उसका रास्ता और आसपास के मॉन्स्टर्स ही तो दिखा रहा है। एमिलिया को यकीन नहीं होता कि उसे इसकी वैल्यू समझ नहीं आ रही। उसके हिसाब से ये स्किल सर्वाइवल के लिए बहुत पावरफुल है। फिर हिबिकी अपना वर्ल्ड मैप खोलता है और पूछता है कि पास में कोई खतरा है क्या। मैप दिखाता है कि एक क्रिस्टल हॉर्न रैबिट पास में ही है। ये सुनते ही एमिलिया एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि क्रिस्टल हॉर्न रैबिट बहुत रेयर होता है और उसे 200 गोल्ड कॉइन्स तक में बेचा जा सकता है। वो तुरंत हिबिकी को पकड़कर कहती है कि उसे सीधे उस रैबिट तक ले चले। दोनों दूर से उसे ट्रैक करते हैं और एमिलिया अपने मैजिक से उनकी आवाज और स्मेल को हाइड कर देती है, ताकि वो पकड़े न जाएं। ये देखकर एमिलिया इम्प्रेस्ड हो जाती है और एमिलिया की तारीफ करता है। लेकिन एमिलिया उल्टा उसे अमेजिंग कहती है, क्योंकि उसकी वर्ल्ड मैप स्किल बहुत यूजफुल है। वो कहती है कि कोई भी एडवेंचरर पार्टी उसे अपने साथ रखना चाहेगी, क्योंकि अप्रेजल एक सपोर्ट टाइप जॉब है। अगर वो किसी पार्टी में होता तो वो बैक लाइन में रहकर सपोर्ट करता और बाकी लोग फ्रंट लाइन पर लड़ते हैं। एमिलिया मन ही मन चाहती है कि वो हिबिकी के साथ पार्टी बनाए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं दिखना चाहती। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपनी स्किल्स दिखाएगी, ताकि हिबिकी खुद उसे इनवाइट करे। वो अपना बो उठाती है और शूट करने की तैयारी करती है, लेकिन हिबिकी नोटिस करता है कि उसके पास एरो ही नहीं है। एमिलिया एक्सप्लेन करती है कि उसका जॉब स्पिरिट आर्चर है, जिसका मतलब है कि वो हवा से एरोज बना सकती है और उन्हें फायर कर सकती है। अमेलिया पूरी तरह फोकस करके अपना स्पिरिट एरो उस रैबिट की तरफ शूट करती है, लेकिन आखिरी मोमेंट पर वो रैबिट बहुत तेजी से डॉज कर जाता है। ये देखकर अमेलिया दंग रह जाती है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना फास्ट रिएक्ट करेगा। अमेलिया तुरंत समझ जाती है कि अब उसे पकड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। उस रैबिट के पास एक एस्केप स्किल है जो उसे हाई स्पीड में अटैक्स से बचने में मदद करती है। इसका मतलब ये था कि अगर वो एक बार अलर्ट हो गया तो उसे मारना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन तभी हिबिकी नोटिस करता है कि जब रैबिट खुद अटैक कर रहा होता है, तब वो अपनी स्किल्स यूज नहीं कर पाता। उसके दिमाग में तुरंत एक प्लान आता है। वो सोचता है कि अगर वो रैबिट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले तो अमेलिया को एक परफेक्ट मौका मिल जाएगा क्लीन शॉट लेने का। अमेलिया को ये प्लान थोड़ा रिस्की लगता है और उसे डाउट होता है कि ये काम करेगा भी या नहीं। लेकिन हिबिकी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने रैबिट को अप्रेस किया है और उसे पता चला है कि वो ज्यादा स्मार्ट नहीं है। तभी अचानक रैबिट के सामने एक स्टोन वॉल खड़ी हो जाती है, जिससे वो घबरा जाता है।
फिर उसकी नज़र हिबिकी पर पड़ती है, जो एक रॉक पर बड़े आराम से लेटा हुआ दिखता है। रैबिट बिना ज़्यादा सोचे समझे उसे एक इजी टारगेट मान लेता है और सीधा उसकी तरफ हमला करने दौड़ पड़ता है। जैसे ही रैबिट जंप करके हिबिकी पर अटैक करने आता है, अमेलिया तुरंत एम लगाती है और एक ही शॉट में उसे ढेर कर देती है। अमेलिया खुद हैरान रह जाती है कि ये प्लान सच में काम कर गया। असल में हिबिकी ने स्मार्ट तरीके से स्टोन वॉल्स कराकर रैबिट के सारे रास्ते बंद कर दिए थे, ताकि वो सिर्फ उसी की तरफ आए। इसका एक साइड इफेक्ट ये भी हुआ कि रैबिट ने हिबिकी को बिल्कुल हार्मलेस समझ लिया था, इसलिए वो बिना किसी डर के हमला करने आ गया। तभी बॉयस हिबिकी को बताती है कि उसकी स्किल्स लेवल अप हो गई हैं। यह सुनकर हिबिकी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि फाइनल हिट तो अमेलिया ने किया था। अमेलिया उसे समझाती है कि उसने पूरे प्लान में अपना अप्रेजल स्किल यूज किया और खुद को बेट बनाकर रिस्क लिया, इसलिए उसका भी पूरा कंट्रीब्यूशन था और उसी वजह से उसे लेवल अप मिला है। उसी समय सीन हेवन में शिफ्ट होता है, जहां वो गॉड दिखाया जाता है जिसने हिबिकी को इस दुनिया में भेजा था। वो हिबिकी की प्रोग्रेस देखकर खुश होता है, लेकिन खुद को याद दिलाता है कि ये तो अभी सिर्फ ट्यूटोरियल फेज है। इसका मतलब हिबिकी के सामने अभी बहुत लंबी जर्नी बाकी है और आगे के चैलेंजेस और भी टफ होने वाले हैं। फिर स्टोरी एडवेंचर गिल्ड की तरफ मुड़ती है, जहां इवाल नाम की एक लड़की अभी अभी एडवेंचरर के तौर पर रजिस्टर करती है। रिसेप्शनिस्ट उसे जॉब बोर्ड की तरफ जाने को कहती है, ताकि वो कोई क्वेस्ट चुन सके, लेकिन इवाल बड़ी मजबूती से कहती है कि उसने अब ऑलरेडी अपना पहला क्वेस्ट डिसाइड कर लिया है। वो कहती है कि वो किसी बहुत स्पेशल चीज की तलाश में जाने वाली है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। तो ये एक नई एनिमे है। अगर आपको इसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं सीरीज को आगे कंटिन्यू करूंगा और नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी लेकर आऊंगा। क्रिस्टल हॉर्न रैबिट को हैंडल करने के बाद हिबिकी और अमेलिया आखिरकार रूरल सिटी पहुंच जाते हैं। हिबिकी का अपीयरेंस अलग दिख रहा होता है, इसलिए अमेलिया उसे अपनी केप से कवर कर देती है ताकि वो ज़्यादा अटेंशन अट्रैक्ट ना करे। उनका प्लान क्लियर है, रैबिट के हॉर्न से मिले पैसों से क्लोथ्स, आर्मर और वेपन्स खरीदना। अमीलिया के रिएक्शन को देखकर हिबिकी को डाउट होता है कि 200 गोल्ड कॉइन्स कितने वैल्यूएबल है। जब वो अपने स्टेटस सिस्टम से चेक करता है तो उसे पता चलता है कि एक गोल्ड कॉइन लगभग 10,000 येन्स के बराबर है। इससे उसे अमीलिया की एक्साइटमेंट समझ में आ जाती है। हिबिकी को इस वर्ल्ड के बेसिक रूल्स तक नहीं पता और यही बात अमेलिया को चिंता में डालती है। उसे लगता है कि कोई भी चालाक या खतरनाक इंसान उसका फायदा उठा सकता है, इसलिए वो उसे साफ वार्न करती है कि अपनी इनोसेंस ओपनली शो मत करे, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। उसका टोन काफी ब्लंट होता है, जिससे साफ लगता है कि वो इमोशनली डिस्टेंट है। दिन के अंत तक दोनों एडवेंचरर्स गिल्ड पहुंचते हैं। वहां के एक्सपीरियंस्ड एडवेंचरर्स अमीलिया को नए पार्टनर के साथ देखकर हैरान हो जाते हैं। एक एल्फ और एक इनएक्सपीरियंस लड़का। लोग उन्हें ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। हालांकि एक एक्सपीरियंस एडवेंचरर हिबिकी को थोड़ा इंकरेज करता है, जिससे उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता है। उनका मेन गोल रेयर क्रिस्टल को सेल करना होता है। रिसेप्शन डेस्क पर उनकी मुलाकात जुएल से होती है, जो गिल्ड की वाइस मास्टर है। हिबिकी तुरंत उसके कैट ईयर्स नोटिस करता है और कुछ पल के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जुएल उनके लिए गिल्ड मास्टर के साथ प्राइवेट मीटिंग अरेंज करती है। ऑफिस में एंटर करते ही हिबिकी गिल्ड मास्टर का स्ट्रॉन्ग फिजिक देखकर शॉक हो जाता है। गिल्ड मास्टर बिना हेजिटेशन अपनी मस्कुलर बॉडी दिखाता है, जिससे हिबिकी काफी इंप्रेस हो जाता है। बैल अपना इंट्रोडक्शन देता है, बैल्स डेलियार्ड, गिल्ड का पावरफुल फ्रंटमैन। हिबिकी उसके स्ट्रेंथ से प्रभावित होता है और अपनी वीक बॉडी से कंपेयर करता है। बैल कैजुअली उसे मसल्स बिल्ड करने के टिप्स देने लगता है। कॉन्वर्सेशन थोड़ी ऑफ ट्रैक चली जाती है, तो जुएल और अमीलिया उन्हें वापस मेन टॉपिक पर लाती हैं। मीटिंग शुरू होती है और अमीलिया क्रिस्टल दिखाती है, जो उसके पहले वाले क्रिस्टल से बड़ा होता है। बैल 400 गोल्ड कॉइन्स ऑफर करता है, जिसे सुनकर हिबिकी हैरान हो जाता है। लेकिन अमीलिया तुरंत बार्गेनिंग शुरू कर देती है। वो बताती है कि उसने 3 साल पहले छोटा क्रिस्टल 230 कॉइन्स में बेचा था, इसलिए अब वो 800 कॉइन्स डिमांड करती है। ये अमाउंट गिल्ड के बजट से ज़्यादा होता है, इसलिए बैल ऑफर्स एडजस्ट करता रहता है। आखिर में डील 700 गोल्ड कॉइन्स पर सेटल होती है। अमीलिया इसी आउटकम को टारगेट कर रही थी, इसलिए वो मान जाती है। हालांकि एक्स्ट्रा अमाउंट बैल को अपने पॉकेट से कवर करना पड़ता है। अमीलिया सीक्रेटली चाहती है कि हिबिकी उसकी एबिलिटीज से इंप्रेस हो और उसकी पार्टी ज्वाइन करे, लेकिन एक्साइटमेंट में वो सिचुएशन ऑकवर्ड बना देती है। इसलिए जुएल तुरंत हिबिकी और बैल को बाहर भेज देती है। बाहर वेट करते समय हिबिकी को पता चलता है कि उसने ट्यूटोरियल नाम का स्किल अनलॉक किया है। ये स्किल उन लोगों को मिलता है जिनकी सर्वाइवल रेट लो होती है। ये एक तरह का हिडन सपोर्ट सिस्टम है, जो उसे इस डेंजरस वर्ल्ड में सर्वाइव करने में मदद करेगा। सिस्टम हिबिकी को समझाता है कि ट्यूटोरियल स्किल उसे इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए जरूरी नॉलेज और स्किल्स देगा।
तभी अचानक उसे अपने दिमाग में एक दूसरी वॉइस सुनाई देती है। ये खुद भगवान की होती है। वो हल्के मजाक में कहता है कि अगर फ्यूचर में और लक चाहिए तो उसकी थोड़ी और प्रेस करनी पड़ेगी। हिबिकी एक पल के लिए घबरा जाता है, लेकिन भगवान उसे काम करके बताता है कि वो शुरू से उसकी मदद कर रहा है ताकि वो बेवजह खतरे में ना पड़े। इसके बाद वो फेयरवेल बोलकर चला जाता है। फिर स्टेटस सिस्टम बताता है कि ट्यूटोरियल स्किल लेवल अप होने के बाद उसका गाइड स्किल अप खत्म हो जाएगा। तभी अमीलिया वापस आती है, लेकिन उसे अपने होम टाउन से एक अर्जेंट लेटर मिलता है जिसमें उसे तुरंत बुलाया गया होता है। वो इस रिक्वेस्ट को इग्नोर नहीं कर सकती, इसलिए उसे जाना पड़ता है और वो हिबिकी को साथ नहीं ले जा सकती। इसका मतलब दोनों को अभी अलग होना पड़ेगा। तभी हिबिकी को समझ आता है कि सिस्टम जिस गाइड की बात कर रहा था वो एक्चुअली अमीलिया ही थी। अमीलिया को भी ये सेपरेशन अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हिबिकी अभी न्यू कमर है। इसलिए वो पहले ही जूएल से रिक्वेस्ट कर चुकी होती है कि वो उसका ध्यान रखे, और स्माइलिंग गॉडेस इन में उसके लिए रूम भी अरेंज कर देती है। अब हिबिकी डिसाइड करता है कि वो खुद एडवेंचरर बनेगा और किसी पार्टी को ज्वाइन करेगा। वो अमीलिया को उसका कोट वापस देने की कोशिश करता है, लेकिन अमीलिया शर्म के कारण वहां से जल्दी निकल जाती है। सिटी गेट पर जाते हुए अमीलिया की मुलाकात इवैल से होती है। इवैल उसके एल्फ ईयर्स देखकर इंटरेस्टेड हो जाती है और पूछती है कि क्या वो एफ नोट किंगडम जा रही है। अमीलिया के जवाब से इवैल और क्यूरियस हो जाती है और अपने प्लान्स बदलने का सोचती है। साफ दिखता है कि उसके कुछ हिडन मोटिव्स हैं, लेकिन अमीलिया को इसका अंदाजा नहीं होता। दूसरी तरफ हिबिकी फिर अकेला रह जाता है और पूरा दिन सोकर निकाल देता है। उसे फिर भगवान की वॉइस नहीं सुनाई देती। जब वो जूएल से दूसरे वर्ल्ड के बारे में पूछता है तो वो मजाक में उसे प्लेजर हाउस जाने को कहती है। हिबिकी समझ जाता है कि ज्यादा सवाल पूछना रिस्की हो सकता है, इसलिए वो अपना सीक्रेट छुपा कर रखता है। तभी इन की ओनर तानिया आती है और उसे डिनर के लिए बुलाती है। हिबिकी थैंकफुल होता है, लेकिन उसे ये भी समझ आता है कि जल्दी काम ढूंढना जरूरी है, नहीं तो उसके पैसे खत्म हो जाएंगे। वो अपना स्टेटस सिस्टम खोलकर सूटेबल जॉब्स के बारे में पूछता है। कॉम्बैट जॉब्स उसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी स्किल्स पैसिव हैं, लेकिन उसे कुछ नए टेक्निकल स्किल्स दिखते हैं। इनमें से एक स्किल मेडिकल बुक होती है। सिस्टम बताता है कि इससे वो मेडिकल प्रोसीजर सीख सकता है। कैजुअली पढ़ने पर बेसिक नॉलेज मिलेगा और पूरी फोकस के साथ पढ़ने पर एक्सपर्ट लेवल तक पहुंच सकता है। हिबिकी डिसाइड करता है कि वो पूरा बुक पढ़ेगा, लेकिन ये प्रोसेस आसान नहीं होता। सिस्टम उसे बिना रुके पूरा पढ़ने के लिए फोर्स करता है और उसे ब्रेक तक नहीं मिलता। उधर सिटी के बाहर अमीलिया और इवैल साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं। अमीलिया पूरे रास्ते हिबिकी की बातें करती रहती है, जिससे इवैल को लगता है कि वो उसे पसंद करने लगी है। तभी अमीलिया अपनी शेफ मेड स्टालिया को देखती है। स्टालिया को अमीलिया के समन के बारे में पहले से पता था, इसलिए वो उसे सेफली लेने आई है। वो अमीलिया के लिए काफी प्रोटेक्टिव है और इवैल को सस्पिशियस मानती है, लेकिन अमीलिया को इसमें कुछ अजीब नहीं लगता, क्योंकि इवैल पहली है जिसने खुद उसकी पार्टी ज्वाइन की। सिटी में हिबिकी फाइनली पूरा मेडिकल बुक पढ़ लेता है, लेकिन ये प्रोसेस इतना एग्जॉस्टिंग होता है कि वो पूरी तरह थक जाता है। उसे समझ आता है कि यहाँ स्किल्स सीखना आसान नहीं है। इसके बाद वो आर्मरी जाता है ताकि अपने लिए गियर खरीद सके। अब उसका साथ सिर्फ स्टेटस सपोर्ट सिस्टम दे रहा होता है, इसलिए वो उसे एक नाम देता है, सापो, और सिस्टम भी इस नाम को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर हिबिकी एडवेंचरर गिल्ड वापस जाता है, जहां एक शॉकिंग सीन उसका इंतजार कर रहा होता है। जेड, जिसने पहले उसे मोटिवेट किया था, अब बुरी हालत में पड़ा होता है, अनकॉन्शियस, और उसका राइट आर्म गायब होता है। जेड की पार्टी के लोग गिल्ड मास्टर को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन बैल वहां मौजूद नहीं होता। हिबिकी उसकी हालत देखकर ब्लड लॉस एनालाइज करता है और अपने नए मेडिकल स्किल का यूज करने का फैसला करता है। शुरू में लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि वो सिर्फ अप्रेजर लगता है, लेकिन जब वो बताता है कि उसे मेडिकल प्रोसीजर्स भी आते हैं तो सिचुएशन थोड़ी काम हो जाती है और लोग उसे मौका देने के लिए तैयार हो जाते हैं। पार्टी के मेंबर्स पीछे हट जाते हैं और हिबिकी को जेड को चेक करने का मौका मिलता है। एग्जामिन करते ही उसे पता चलता है कि जेड पर डीएथ पॉइजन का असर है। ये बेहद डेंजरस पॉइजन है जो ब्लीडिंग को रोकना लगभग इम्पॉसिबल बना देता है। इस हालत में जेड के पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, उसके बाद बचना मुश्किल है। सिचुएशन रैपिडली क्रिटिकल हो जाती है और समय तेजी से निकल रहा होता है। तभी सापो बताता है कि जेड को बचाने का एक ही तरीका है, हाइपर क्योर और परफेक्ट हीज जैसे हाई लेवल हीलिंग स्पेल्स। लेकिन इन स्पेल्स के लिए बहुत ज्यादा माना चाहिए। हिबिकी अपना स्टेटस चेक करता है और देखता है कि उसके पास सिर्फ 56 माना है, जो बिल्कुल इनसफिशिएंट है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि गिल्ड में भी कोई इतना स्किल्ड नहीं है जो ये स्पेल्स यूज कर सके। अब जेड के पास करीब 4 मिनट ही बचे हैं। हिबिकी डेस्परेट होकर सोल्यूशन ढूंढने लगता है। तभी सापो उसे एक ऑप्शन देता है, टेक्निकल स्किल कॉन्ट्रैक्ट। इसके जरिए वो दूसरे एडवेंचरर से माना बोरो कर सकता है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करे तो उसका माना टेम्परेरीली हिबिकी को मिल जाएगा। टाइम वेस्ट किए बिना हिबिकी सभी से रिक्वेस्ट करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करें और अपना माना दें।
शुरुआत में ये रिस्की लगता है, लेकिन धीरे धीरे जेड की पार्टी के सभी मेंबर्स मान जाते हैं। जैसे ही माना ट्रांसफर होता है, उनकी बॉडीज पर थकान साफ दिखने लगती है। दूसरी तरफ हिबिकी का माना स्टेडिली बढ़ता जाता है। फिर भी माना सफिशिएंट नहीं होता और टेंशन बढ़ती जाती है। तब जूअल और बाकी रिसेप्शनिस्ट भी आगे आकर कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करते हैं। अब फाइनली हिबिकी के पास इनफ माना हो जाता है। सबसे पहले वो हाइपर क्योर स्पेल यूज करता है, जिससे जेड के बॉडी से पॉइजन खत्म हो जाता है। उसके हाथों से ग्रीन लाइट निकलती है, जो पूरे शरीर में फैल जाती है। पॉइजन खत्म होते ही वो तुरंत परफेक्ट हील यूज करता है। इस बार इफेक्ट और पावरफुल होता है। जेड का मिसिंग आर्म वापस रीजनरेट हो जाता है और उसका पूरा शरीर पूरी तरह हील हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ये मूवमेंट ज्यादा देर नहीं टिकता, क्योंकि हिबिकी एग्जॉशन से गिर जाता है और अनकॉन्शियस हो जाता है। बेहोशी में वो सपना देखता है, जिसमें वो जापान में अपने दोस्तों के साथ होता है। वो उस मेमोरी में डूब जाता है। तभी सापो उसे जगा देता है और बताता है कि उसके कई लेवल अप्स हो चुके हैं। जेड को बचाने की वजह से हिबिकी के स्टैट्स काफी बढ़ जाते हैं, जो उसके लिए बड़ा प्रोग्रेस होता है। थोड़ी देर बाद जूअल रूम में आती है और चेक करती है कि वो ठीक है या नहीं। तभी एक शॉकिंग बात सामने आती है। जेड असल में हिबिकी का हाफ ब्रदर है। इससे सिचुएशन और इमोशनल हो जाती है। हालांकि हिबिकी ने उसे बचा लिया, फिर भी वो खुद को अंडर एस्टिमेट करता है, क्योंकि उसने दूसरों का माना यूज किया था। लेकिन जूअल की ग्रैटिट्यूड सुनकर हिबिकी थोड़ा बेहतर महसूस करता है और उसे समझ आता है कि उसका काम कितना इंपॉर्टेंट था। फिर जूअल उसे वार्निंग देती है कि वो अपनी हीलिंग एबिलिटीज के बारे में किसी को ना बताए। अगर ये बात फैल गई तो सेल्फिश लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। जूअल उसे सजेस्ट करती है कि उसे एक बॉडीगार्ड हायर करना चाहिए, और इसके लिए स्लेव डिस्ट्रिक्ट सबसे सही जगह हो सकती है, जहां उसे कोई स्ट्रांग और रिलायबल इंसान मिल सकता है। अगर ये बात बाहर फैल गई तो ऑलमोस्ट पक्का है कि कोई ना कोई इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा पैसे कमाने के लिए। इसी वजह से जूल्स उसे सजेस्ट करता है कि हिबिकी को किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि फ्रेंडली फाइटर्स के साथ रहना ज़्यादा सेफ रहेगा। हिब्बिकी इस बात पर थोड़ा सोचता है, लेकिन पूरी तरह कन्विंस नहीं होता। एक रीज़न ये भी है कि उसे खुद नहीं पता वो शहर में कितने टाइम तक रहेगा, और वो किसी और के ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहता। उसे ये मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं कि साथ में लोग होना अच्छा होता है, लेकिन उसे लगता है कि ये उसके केस में काम नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद नॉन कॉम्बैटेंट है। फिर जूल्स उसे एक और ऑप्शन देता है कि वो एक बॉडीगार्ड हायर कर सकता है। सीन शिफ्ट होता है और एक वुल्फमैन दिखता है, जो एक सेल के अंदर एक छोटी लड़की के साथ बैठा है। अगले दिन हिबिकी डेबी कंपनी जाता है बॉडीगार्ड हायर करने के लिए, और वहां उसकी मुलाकात होती है ओनर अजार्थन डेबी से। लेकिन जैसे ही डेबी हिबिकी को ध्यान से देखता है, वो तुरंत उस पर इंटरेस्टेड हो जाता है, क्योंकि उसे उसमें पैसा दिखता है। असल में उसके पास एक स्पेशल स्किल है, जिससे वो लोगों में खास स्मेल महसूस कर सकता है, जो या तो ऑलरेडी रिच होते हैं या फ्यूचर में रिच बनने वाले होते हैं। हिबिकी को फिर कई स्ट्रॉन्ग बॉडीगार्ड्स दिखाए जाते हैं, लेकिन वो सबको रिजेक्ट कर देता है। रीज़न ये नहीं कि वो वीक है, बल्कि उनका एमपी कम है। हिबिकी चाहता है कि वो मेडिकल बुक की हाइपर क्योर और परफेक्ट हील स्किल्स यूज़ कर सके, और उसके लिए बॉडीगार्ड का माना स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। डेबी उसे कहता है कि और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन तभी हिबिकी को गॉड से एडवाइस मिलती है कि वो खुद जाकर ढूंढे। डेबी उसे नेक्स्ट ऑप्शंस की तरफ ले जा रहा होता है, तभी हिबिकी एक डार्क कॉरिडोर नोटिस करता है। डेबी बताता है कि वहाँ कुछ लोग हैं, लेकिन वो नॉर्मल काम या फाइट के लिए सूटेबल नहीं है, इसलिए वो उन्हें रेकमेंड नहीं करेगा। वो लोग अपने होम वापस नहीं जा पाए, इसलिए डेबी ने उन्हें वहीं रहने दिया। हिबिकी को लगता है कि शायद वो लोग भी उसकी तरह सिचुएशन में हों, इसलिए वो वहाँ जाने को कहता है। अंदर जाकर हिबिकी एक वुल्फ पीसमैन को देखता है, जो एक छोटी लड़की की गार्ड कर रहा है। उसे क्यूरियोसिटी होती है कि उन्हें लॉक क्यों किया गया है। डेबी बताता है कि बीस्टमैन ने उस लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए रैम्पेज कर दिया था। लड़की के पास मैजिक पावर्स हैं, लेकिन उसे कंट्रोल नहीं आता, इसलिए वो पावर्स अचानक बाहर आ जाती हैं। हिबिकी बोनो को अप्रेज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे शॉक लगता है क्योंकि कुछ स्टैट्स हिडन है। सैपो उसे बताता है कि स्टैट्स फॉल्सिफाइड हैं और उसे एक्सपर्ट आई स्किल यूज़ करनी चाहिए, जो दुनिया की हाईएस्ट लेवल अप्रेजिंग स्किल है और उसे गॉड ने दी है। हिबिकी एक्सपर्ट आई यूज़ करता है और उसे पता चलता है कि बीस्टमैन का नाम क्लॉड है और वो लेवल 95 का हीरो है। लड़की का नाम लिलियन है और उसके पास रेजिंग सैंक्चुरी स्टेटस है, जिसका मतलब है कि उसकी सोल सीधे गॉड्स के रेल्म से जुड़ी है। हिबिकी सोचता है कि दोनों के पास काफ़ी एमपी है, लेकिन उसे डाउट होता है कि क्या वो हीरो और सेज को साथ ले जा सकता है। तभी गॉड उसे कहता है कि वो जो चाहे कर सकता है। इसके बाद सैपो उसे रिलीफ मेजर स्किल यूज़ करने को कहता है, हालांकि वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करता। हिबिकी को लगता है कि शायद ये स्किल क्लॉड की कर्स हटाने के लिए है। आखिर में हिबिकी डिसीजन लेता है कि वो दोनों को परचेज करेगा, और डेबी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे हिबिकी से फॉर्चून की स्मेल और ज़्यादा स्ट्रांग महसूस होती है।
हिबिकी लिलियन को एक खुले मैदान में ले जाता है। क्लॉड तुरंत सोचने लगता है कि आखिर वो दोनों के साथ क्या करने वाला है, लेकिन हिबिकी उसे कामली बोलता है कि रिलैक्स करो, क्योंकि वो असल में उसे हील करने आया है। ये सुनकर क्लॉड पूरी तरह शॉक हो जाता है। हिबिकी लिलियन से कहता है कि उसे उसकी हेल्प चाहिए ताकि ये काम प्रॉपरली हो सके। क्लॉड को शक होता है कि ये कोई ट्रैप या ट्रिक हो सकता है, लेकिन लिलियन उसे बोलती है कि ओवर थिंकिंग बंद करो और चुप रहो। वो कहती है कि पूरी लाइफ क्लॉड ही उसे प्रोटेक्ट करता आया है, इसलिए इस बार वो उसे सेव करना चाहती है। हिबिकी लिलियन को समझाता है कि इस प्रोसेस के लिए उसे उसके एमपी का बड़ा हिस्सा चाहिए और उसे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट अग्री करना होगा। लिलियन बिना एक सेकंड सोचे अग्री कर जाती है और तुरंत अपना एमपी ट्रांसफर कर देती है, जिससे हिबिकी के पास परफेक्ट हील टेक्निक यूज करने के लिए सब कुछ रेडी हो जाता है। क्लॉड के जो लिम्स मिसिंग थे वो पूरी तरह वापस आ जाते हैं और उसके सारे वुंड्स ऐसे हील हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। ये देखकर लिलियन बहुत खुश हो जाती है और सीधे जाकर क्लॉड को हक कर लेती है। क्लॉड हिबिकी को थैंक करता है और कहता है कि कुछ समय पहले वो खुद को बहुत हैवी और वीक फील कर रहा था, लेकिन अब सब बदल गया है। हिबिकी कहता है कि ये सब कर्ज की वजह से था। क्लॉड ये सुनकर और शॉक हो जाता है, क्योंकि उसकी कर्ज की इन्फॉर्मेशन हिडन होनी चाहिए थी और किसी भी अप्रेजर को नहीं पता चलनी चाहिए। हिबिकी फिर बताता है कि क्लॉड एक हीरो है और लिलियन फ्यूचर में सेज बनेगी। क्लॉड समझ नहीं पाता कि हिबिकी को ये सब कैसे पता है। तब हिबिकी बताता है कि गॉड ने उसे एक्सपर्ट आई स्किल दी है। ये सुनकर क्लॉड और भी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे पता है ये स्किल कितनी पावरफुल है। अब हिबिकी क्लॉड की कर्ज हटाने के लिए रिलीफ मेजर स्किल यूज करता है, लेकिन अचानक क्लॉड के चारों तरफ हैवी चेन्स आ जाती हैं और एक जाइंट सिजर्स ऊपर से नीचे आने लगती है। पहले तो ऐसा लगता है कि क्लॉड को चोट लग गई है, जिससे हिबिकी और लिलियन दोनों डर जाते हैं, लेकिन क्लॉड सेफ रहता है। असल में सिजर्स उन चेन्स को काट रही होती हैं जो उसे लंबे समय से बाइंड करके रखे हुए थे। क्लॉड खुद को चेक करता है और महसूस करता है कि उसकी फुल स्ट्रेंथ वापस नहीं आई है, लेकिन काफी पावर वापस आने लगी है। वो रिस्पेक्ट के साथ हिबिकी के सामने झुकता है और अपने पहले रूड बिहेवियर के लिए सॉरी बोलता है। इसके बाद क्लॉड कहता है कि वो हिबिकी के साथ अलीजेंस सेरेमनी करना चाहता है। हिबिकी को समझ नहीं आता ये क्या है। तब क्लॉड एक्सप्लेन करता है कि ये एक सीक्रेट रिचुअल है, जिसमें वो अपनी सोल पूरी तरह हिबिकी को डेडिकेट करता है और हमेशा उसके साथ रहने का प्रॉमिस करता है। सैपो हिबिकी को सजेस्ट करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट स्किल यूज करे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट दोनों लोगों को उनके प्रॉमिसेस फॉलो करने के लिए बाइंड करता है। हिबिकी सोचता है और अग्री कर लेता है। कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है और क्लॉड अपनी फुल लॉयल्टी हिबिकी को प्लेज करता है। हिबिकी उसे एक्सेप्ट करता है और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है। उन दोनों के रिस्ट पर एक मार्क अपीयर होता है, जो लाइट स्पिरिट्स का क्रेस्ट होता है और उनकी लॉयल्टी का सिंबल बन जाता है। लिलियन ये सब देखकर बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ अमीलिया, एवाल और स्टालिया अपने जर्नी पर आगे बढ़ रहे होते हैं। कुछ समय ट्रैवल करने के बाद अमीलिया सजेस्ट करती है कि वो हॉट स्प्रिंग पर रुककर रेस्ट करे। स्टालिया को पहले ये आइडिया अच्छा लगता है, लेकिन फिर वो सोचती है कि वहाँ एवाल भी साथ होगा और वो नहीं चाहती कि एवाल अमीलिया के ज्यादा क्लोज आए। स्टालिया कोशिश करती है अमीलिया को मना करने की, लेकिन अमीलिया फिर भी हॉट स्प्रिंग जाने का डिसीजन लेती है। हिबिकी क्लॉड और लिलियन को एक्सप्लेन करता है कि उसे परफेक्ट हील स्किल यूज करने के लिए दूसरों का एमपी क्यों चाहिए। दोनों ध्यान से सुनते हैं और सिचुएशन को क्लियरली समझ जाते हैं। इसके बाद वो तीनों मिलकर एक शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे हिबिकी की टेक्निकल कॉन्ट्रैक्ट स्किल लेवल अप हो जाती है। क्लॉड नोटिस करता है कि हिबिकी धीरे धीरे कुछ बोल रहा था, जैसे खुद से बात कर रहा हो। वो पूछता है ये क्या है। हिबिकी बताता है कि ये एक वॉइस है जो उसे गाइड करती है और चीजें समझाती है। ये सुनकर क्लॉड अचानक शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि ये ट्यूटोरियल स्किल है जो सीधे गॉड से मिलती है। क्लॉड तुरंत समझ जाता है कि हिबिकी किसी दूसरी दुनिया से आया है। हिबिकी खुद भी सरप्राइज हो जाता है कि क्लॉड को दूसरी दुनिया के बारे में पता है। हिबिकी पूछता है कि क्या उसे इससे कोई प्रॉब्लम है। क्लॉड कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसकी लॉयल्टी में कोई चेंज नहीं आएगा। आगे चलते हुए क्लॉड बताता है कि जिस गॉड से हिबिकी कनेक्टेड है वो शायद चीफ गॉड है। इस दुनिया में करीब 11 गॉड्स हैं और चीफ गॉड सबसे पावरफुल माना जाता है। ट्यूटोरियल और एक्सपर्ट आई जैसी स्किल सिर्फ वही दे सकता है। क्लॉड को लगता है कि चीफ गॉड ने खास तौर पर हिबिकी में इंटरेस्ट लिया है। लेकिन हिबिकी को ये बात अजीब लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर चीफ गॉड किसी को नोटिस करता तो क्लॉड और लिलियन को करता। फिर भी उसे समझ नहीं आता कि लिलियन को रेजिंग सैंक्चुरी जैसा डेंजरस स्किल क्यों दिया गया। क्लॉड और लिलियन दोनों ने इसका नाम भी पहले कभी नहीं सुना। हिबिकी उन्हें बताता है कि ये स्किल बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उसके अंदर बहुत बड़ी एनर्जी है जो उसे कंट्रोल करना मुश्किल बनाती है। ये सुनकर लिलियन डर जाती है और हिबिकी को रिग्रेट होता है कि उसने ये बात क्यों बताई। तभी क्लॉड कहता है कि शायद ये स्किल चीफ गॉड ने नहीं बल्कि गॉड ऑफ मैजिक ने दिया होगा, क्योंकि मैजिक से जुड़ी चीज़ें उसी के कंट्रोल में होती हैं। तभी गॉड ऑफ मैजिक खुद हिबिकी से बात करती है और कहती है कि लिलियन इस स्किल की वजह से सफ़र कर रही है, लेकिन वन स्किल मिल जाए तो उसे हटाया नहीं जा सकता। वो ये भी बताती है कि हिबिकी के पास उसका दिया हुआ ग्रिम वायर स्किल है, जिससे वो लिलियन के एमपी और मैजिक पावर को कंट्रोल कर सकता है। वो साफ कहती है कि वो हर बार हेल्प करने नहीं आएगी, इसलिए उसे खुद मैनेज करना होगा। हिबिकी समझ जाता है कि जब वो ग्रिमवायर स्किल यूज करेगा तो सिस्टम खुद एक्टिवेट होकर चीज़ों को हैंडल करेगा। वो ये गुड न्यूज़ क्लॉड और लिलियन को बताता है और दोनों बहुत थैंकफुल होते हैं।
लेकिन तभी सैपो हिबिकी को बताता है कि उसकी एक्सपर्ट आई और ट्यूटोरियल स्किल टेम्पररी काम नहीं कर रही हैं, इसलिए अभी वो लिमिटेड हेल्प ही कर पाएगी। उधर गॉड ऑफ मैजिक हिबिकी को ध्यान से देखती है और सोचती है कि उसने उसे कहीं पहले देखा है। इधर हिबिकी ग्रिमवायर स्किल यूज करता है जिससे एक छोटी क्यूट कैट समन होती है। वो खुद को वी बताती है और कहती है कि वो लिलियन को मैजिक कंट्रोल करना सिखाएगी। लेकिन लिलियन उसकी क्यूटनेस देखकर कंट्रोल नहीं कर पाती और तुरंत उसे पेट करने लगती है, जैसे कोई स्टूडेंट स्कूल में क्यूट पपी देख ले। हिबिकी पूछता है कि वो कौन है, तो वी बताती है कि वो ही ग्रिमवायर है और एक सीक्रेट बीस्ट भी है जिसे गॉड ऑफ मैजिक ने बनाया है। ये सुनकर हिबिकी रिलैक्स हो जाता है और उसे प्यार से हेड पैट करता है। ये देखकर क्लॉड जेलस हो जाता है और कंप्लेन करता है कि हिबिकी ने उसे अभी तक एक भी पैट नहीं दिया। दूसरी तरफ अमीलिया एवॉल और स्टेलिया हॉट स्प्रिंग में रिलैक्स कर रही हैं। स्टेलिया अचानक अमीलिया की बॉडी देखकर सरप्राइज हो जाती है, लेकिन तुरंत खुद को कंट्रोल करती है। अमीलिया उसे पूछती है कि उसके फादर ने उसे कौन सा मिशन दिया है, लेकिन स्टेलिया कहती है कि उसे अभी डिटेल्स नहीं पता। फिर अमीलिया एवॉल से कहती है कि क्या वो उसकी हेल्प कर सकती है बैक क्लीन करने में, लेकिन एवॉल सीधे मना कर देती है। अमीलिया ये देखकर हल्का सा हंसती है क्योंकि उसे लगता है कि दोनों के बीच अभी भी डिस्टेंस है। अभी तक अमीलिया और इवाल अच्छे से फ्रेंड्स नहीं बने थे। तभी स्टालिया बीच में बोलती है और अमीलिया को कहती है कि वो इवाल के साथ थोड़ा ज्यादा फास्ट जा रही है, क्योंकि सिर्फ एक दूसरे की बैक वॉश करना किसी को फ्रेंड नहीं बना देता। इवाल ये पूरी बात सुन लेती है और उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। अगले दिन हिबिकी क्लॉड को वेपन्स खरीदने के लिए ले जाता है। वहां क्लॉड एक स्पीयर चूज करता है। हिबिकी को ये देखकर सरप्राइज होता है क्योंकि उसे लगता था कि हीरोज हमेशा स्वॉर्ड यूज करते हैं। क्लॉज समझाता है कि उसके बॉडी टाइप और फाइटिंग स्टाइल के लिए स्पीयर ज्यादा सूटेबल है। वो अपने आर्मर के बारे में भी बताता है कि वो अटैक्स को अवॉइड करना पसंद करता है इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट हिट लेना, इसीलिए उसके लिए जरूरी पार्ट्स प्रोटेक्टेड होना ही काफी है। क्लॉड ये भी कहता है कि वो ज्यादा हैवी आर्मर नहीं पहनना चाहता क्योंकि इससे उसे गर्मी लगेगी और वो स्लो हो जाएगा। उसी समय लिलियन अपने लिए नए क्लोथ्स चूज करती है। जब मर्चेंट टोटल प्राइस 25 गोल्ड कॉइन्स बताता है तो हिबिकी और लिलियन दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये अमाउंट उन्हें बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन क्लॉड इसे नॉर्मल समझकर बिना सोचे पेमेंट कर देता है। ये देखकर लिलियन को गिल्ट फील होता है कि उसने इतना एक्सपेंसिव आउटफिट लिया। हिबिकी उसे नोटिस करता है और बोलता है कि उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि उसकी सेफ्टी पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसे बुरा फील नहीं करना चाहिए। इसके बाद हिबिकी उसे स्टाफ लेने के लिए भी इनकरेज करता है। हालांकि उसे पता है कि उसके पास पैसे कम हैं, फिर भी वो उसे सपोर्ट करता है क्योंकि उसे लिलियन की स्माइल देखकर खुशी मिलती है। तभी वी को लगता है कि उसे इग्नोर किया जा रहा है, इसलिए वो भी हिबिकी से कुछ खरीदने को कहती है। हिबिकी मान जाता है और उसके लिए क्यूट कॉलर खरीद देता है। इससे उसका खर्च और बढ़ जाता है और वो और डेट में चला जाता है। शॉपिंग के बाद वो सब एक ओपन फील्ड में जाते हैं। वी कहती है कि वो उन्हें मैजिक की बेसिक ट्रेनिंग देगी। वो मानती है कि क्लॉड तो ऑलरेडी हीरो है, इसलिए उसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हिबिकी और लिलियन में वो नेचुरल क्वालिटीज़ नहीं है, इसलिए वो हिबिकी से कहती है कि वो अपने ग्रिमोर पर डिपेंड करे। हिबिकी पूछता है कि ग्रिमोर क्या होता है। तब सैपो एक्सप्लेन करती है कि ग्रिमोर एक स्पेशल टेक्निकल स्किल है जिसकी रैरिटी रैंक बहुत हाई होती है और ये यूज़र को मैजिक सिस्टम से जुड़ी नॉलेज और एबिलिटीज़ देता है। ये सुनकर हिबिकी एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है कि अब वो भी मैजिक यूज़ कर पाएगा, लेकिन वी तुरंत उसकी एक्साइटमेंट कम कर देती है और कहती है कि वो सिर्फ सिंपल हाउस होल्ड मैजिक ही यूज़ कर पाएगा। फिर भी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। वी सजेस्ट करती है कि पहले लिलियन को मैजिक कंट्रोल करना सिखाया जाए। वो हिबिकी को बताती है कि इसके लिए उसे लिलियन के मैजिक आउटपुट का कंट्रोलर बनना होगा। हिबिकी पूछता है ये कैसे होगा, तो वी उसका हाथ काट लेती है और कहती है कि इतना काफ़ी है। फिर वी लिलियन को प्लान समझाती है कि वो उसकी मैजिक पावर को 10% तक रिड्यूस करेगी और धीरे धीरे बढ़ाएगी ताकि वो कंट्रोल सीख सके बिना बैलेंस खोए। इसके बाद वी हिबिकी को मैजिक सर्कुलेशन सिखाने लगती है। वो बताती है कि मैजिक यूज़ करने के लिए पावर के फ्लो को कंट्रोल करना ज़रूरी है। इसके लिए एक एक्सरसाइज होती है जिसमें दो लोग हाथ पकड़कर मैजिक एक्सचेंज करते हैं और गोल होता है उस फ्लो को स्टेबल रखना। ये सुनकर भी हिबिकी कंफ्यूज रहता है। वी इरिटेट हो जाती है और कहती है कि पहले क्लॉड थोड़ी मैजिक उसमें ट्रांसफर करेगा ताकि वो खुद फील कर सके। वो क्लॉड को वार्न करती है कि हिबिकी वीक है, इसलिए ज़्यादा प्रेशर ना डाले। क्लॉड एग्री करता है और मैजिक ट्रांसफर शुरू करता है। तुरंत हिबिकी को स्ट्रॉन्ग सेंसेशन फील होने लगता है। कुछ सेकंड्स बाद हिबिकी खुद को एक स्ट्रेंज एम्प्टी स्पेस में पाता है। धीरे धीरे वो जगह एक फॉरेस्ट में बदल जाती है जहाँ नाइट स्काई में स्टार्स चमक रहे होते हैं। हिबिकी चारों तरफ देखता है और पास के पानी की तरफ जाता है जहाँ उसे एक एल्फ गर्ल दिखती है। वो उसे देखकर क्लॉड बुलाती है। तब हिबिकी रियलाइज करता है कि उसने क्लॉड का अपीयरेंस ले लिया है। वो काम रहने की कोशिश करता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है। उसी समय उसे क्लॉड की मेमोरीज भी एक्सेस होने लगती हैं। उन मेमोरी से उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम अनास्टेशिया है। तब उसे पता चलता है कि क्लॉड बचपन से ही एनास्टेसिया को जानता था। दोनों ने अपनी लाइफ का बहुत सारा टाइम साथ में स्पेंड किया था। उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग था
और क्लॉड को लगता था कि ये रिलेशनशिप हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन अचानक मेमोरी चेंज हो जाती है, एक वॉर शुरू हो जाती है और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। उसी में एनास्टेसिया भी मर जाती है। ये मूवमेंट क्लॉड के लिए बहुत पेनफुल और ट्रॉमेटिक था। ये उसकी लाइफ का ऐसा मूवमेंट था जिसने उसे पूरी तरह बदल दिया। अचानक हिबिकी रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है। शुरुआत में उसे लगता है कि वो अभी भी क्लॉड ही है। क्लॉड तुरंत उससे बात करता है और उसे रियलिटी में वापस लाने की कोशिश करता है। वो उसे याद दिलाता है कि वो असल में कौन है। कुछ समय बाद हिबिकी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है और अपनी सेंसेस वापस पा लेता है। फिर हिबिकी सोचता है कि वो क्लॉड जैसा क्यों फील कर रहा था। वी उसे एक्सप्लेन करती है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो क्लॉड की कॉन्शियसनेस में बहुत डीपली चला गया था जब मैजिक फ्लो हो रही थी। क्लॉड हिबिकी से अपोलोजाइज करता है क्योंकि उसने ज्यादा मैजिक पास कर दी। वी तुरंत क्लॉड को डांटती है और कहती है कि उसने साफ बोला था कि सिर्फ थोड़ा सा मैजिक देना है और केयरफुल रहना है। शाम को हिबिकी अपने रूम में फ्लोर साफ कर रहा होता है। ये उसकी हाउस होल्ड मैजिक ट्रेनिंग का पार्ट होता है। हाउस होल्ड मैजिक एक ऐसी मैजिक है जो डेली लाइफ के कामों में यूज होती है, जैसे क्लीनिंग या सिंपल टास्क्स। लेकिन इसे सीखने के लिए स्पिरिट्स की हेल्प चाहिए होती है। जब कोई नॉर्मल काम करते हुए मैजिक रिलीज करता है तो धीरे धीरे स्पिरिट्स उस एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो वो उस इंसान को हाउस होल्ड मैजिक सिखाते हैं। हिबिकी काफ़ी समय से ये काम कर रहा होता है, लेकिन अभी तक उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इससे वो डाउट करने लगता है कि ये मेथड काम भी कर रहा है या नहीं। फिर भी वो कंटिन्यू करता है क्योंकि उसे होप है कि कुछ तो होगा। कुछ देर बाद क्लॉड और लिलियन उसके रूम में आते हैं। क्लॉड गलती से मॉप बकेट गिरा देता है और पानी पूरे फ्लोर पर फैल जाता है। वो तुरंत सॉरी बोलता है और क्लीन करने लगता है, लेकिन हिबिकी उसे बोलता है कि टेंशन मत लो और मजाक में कहता है कि वो क्लमजी होने पर क्यूट लगता है। ये सुनकर क्लॉड थोड़ा एम्बैरस हो जाता है। समय के साथ लिलियन अपनी मैजिक कंट्रोल करने में बेटर होती जाती है। ये देखकर क्लॉड सजेस्ट करता है कि हिबिकी को भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी चाहिए, ना कि सिर्फ चोर्स करना। हिबिकी कहता है कि उसे स्वॉर्ड चलाना भी नहीं आता। क्लॉड उसे टेंशन ना लेने को कहता है और उसे बो एंड एरो ट्राई करने को देता है। हिबिकी कई बार टारगेट पर शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार मिस हो जाता है। चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, वो फेल ही होता है, जिससे पता चलता है कि उसे अभी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। दूसरी तरफ फॉरेस्ट में अमीलिया अपने ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रही होती है और हिबिकी के बारे में सोच रही होती है। कुछ टाइम बाद वो लोग एक क्रॉस रोड पर पहुंचते हैं। एक रास्ता शॉर्टकट होता है, लेकिन अमेलिया कहती है कि उसे अवॉइड करना चाहिए क्योंकि आगे एक रूइंड फोर्ट्रेस है और रूमर है कि वहां स्पिरिट्स लोगों के साथ ट्रिक्स खेलते हैं। आइवल ये सुनकर डरती नहीं बल्कि एक्साइटेड हो जाती है। वो उस रास्ते की तरफ जाने लगती है और कहती है कि चलो एक्सप्लोर करते हैं, जैसे ये कोई फन एडवेंचर हो। अमेलिया आइवल को फ्रेंड बनाए रखना चाहती है, इसलिए वो उसकी बात मान जाती है। इस वजह से सब लोग शॉर्टकट की तरफ जाने का डिसीजन लेते हैं। लेकिन स्टेलिया को पहले से फील हो जाता है कि ये डिसीजन फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और चीजें सही नहीं जाएंगी। उधर लिलियन हिबिकी की हेल्प करती है खाना बनाने में। खाना बनने के बाद सब साथ बैठकर खाने लगते हैं, लेकिन खाना बिल्कुल खराब बनता है और कोई खा नहीं पाता। ये इसलिए होता है क्योंकि क्लॉड ने इंग्रेडिएंट्स जैसे मशरूम्स को ठीक से क्लीन नहीं किया था। इससे सबको पता चलता है कि क्लॉड कॉम्बैट के बाहर ज्यादा यूजफुल नहीं है। क्लॉड खुद को डिफेंड करता है और कहता है कि ये सब उसकी कर्स की वजह से है। ये सुनकर हिबिकी क्यूरियस हो जाता है और पूछता है कि उसे कर्स किसने दिया। क्लॉड कहता है कि उसे नहीं पता कि इसके पीछे कौन है। बाद में हिबिकी नदी के पास बर्तन धो रहा होता है, तभी सपो उसे बताती है कि उसे एक नई स्किल मिली है जिसका नाम है बबल वॉश, जो हाउस होल्ड मैजिक का हिस्सा है। फिर सपो उसे वर्ल्ड मैप चेक करने को कहती है। जब हिबिकी देखता है तो उसे पता चलता है कि एक रशिंग बोर टाइप मॉन्स्टर उनकी तरफ तेजी से आ रहा है। जैसे ही मॉन्स्टर पास आता है, क्लॉड कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ता है। वो अपनी स्पीयर और प्रिसिजन स्ट्राइक टेक्निक यूज करके बोर को जल्दी डिफीट कर देता है। उसके बाद क्लॉड कहता है कि ब्लड की स्मेल दूसरे मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट कर सकती है, इसलिए बॉडी को तुरंत हैंडल करना होगा। लिलियन इस मौके का फायदा उठाती है और अपनी वाटर मैजिक यूज करने का डिसाइड करती है, ताकि वो दिखा सके कि उसने अभी तक क्या सीखा है। वो अपना ओडर आइसोलेशन स्किल एक्टिवेट करती है और बोर के शरीर से सारा ब्लड हटा देती है। कुछ ही समय में पूरा बॉडी क्लीन हो जाता है, जैसे कभी उस पर खून लगा ही ना हो। ये देखकर क्लॉड इम्प्रेस होता है और कहता है कि अब वो उन्हें सिखाएगा कि मॉन्स्टर को सही तरीके से बुचर कैसे किया जाता है। वो स्टेप बाय स्टेप समझाने लगता है। दूसरी तरफ अमेलिया और उसका ग्रुप रूइंड फोर्ट्रेस तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर आइवल अपनी मैजिक मिरर यूज करती है और आसपास का एरिया चेक करती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये जगह नॉर्मल नहीं है, बल्कि यहाँ बहुत सारे रेस्टलेस सोल्स मौजूद हैं जो शांति में नहीं है। उसी समय अमेलिया अचानक बहुत एक्साइटेड हो जाती है और चिल्लाती है कि उसे बहुत सारा ट्रेजर मिल गया है। उसे लगता है जैसे उसने कोई हिडन गोल्ड या वैल्यूएबल चीज ढूंढ ली हो।
लेकिन आइवल जब ध्यान से चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो असली ट्रेजर नहीं है। वो एक्चुअली एक मैजिकल गैस है जो लोगों को इल्यूजन दिखाता है। आइवल सिचुएशन को समझ जाती है और तुरंत अपनी मैजिक यूज करके उस गैस का इफेक्ट खत्म करती है। धीरे धीरे अमेलिया और स्टेलिया नॉर्मल हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि उनके साथ ट्रिक हुआ था। उधर हिबिकी और उसकी टीम बोर को प्रॉपरली बुचर करने के बाद पूरी तरह गंदे हो जाते हैं। उनके कपड़े और बॉडी पर खून लगा होता है। हिबिकी सोचता है कि ये परफेक्ट टाइम है अपनी नई स्किल बबल वॉश को टेस्ट करने का। वो स्किल एक्टिवेट करता है और तुरंत हाई प्रेशर में सोप बबल्स निकलते हैं जो सीधे क्लॉड पर लगते हैं। कुछ सेकंड्स के अंदर बबल्स गायब हो जाते हैं और क्लॉड पूरी तरह क्लीन हो जाता है। इतना ही नहीं बल्कि वो पहले से ज्यादा फ्रेश फील करता है, जैसे उसने अभी अभी बाथ लिया हो। क्लॉड नोटिस करता है कि इस स्किल ने उसकी बॉडी को रिफ्रेश किया है और उसकी कुछ स्ट्रेंथ भी वापस आ गई है। ये देखकर हिबिकी खुश हो जाता है क्योंकि उसकी हाउस होल्ड मैजिक फाइनली काम कर रही है और अब वो सिर्फ बेसिक काम ही नहीं बल्कि अपने टीम को सपोर्ट भी कर सकता है। यही इस पार्ट का एंड होता है और आगे स्टोरी में और भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं। एपिसोड 5। अगले दिन हिबिकी और उसकी टीम साथ बैठकर अपनी सिचुएशन डिस्कस करते हैं और जल्द ही समझ जाते हैं कि उनके पास अब बहुत कम पैसे बचे हैं। इसलिए हिबिकी सजेस्ट करता है कि अब उन्हें गिल्ड से जॉब्स लेनी चाहिए ताकि इनकम शुरू हो सके। सब लोग इस बात से अग्री हो जाते हैं और काम शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्लॉड उन्हें समझाता है कि हाल की मैजिक ट्रेनिंग से हिबिकी और लिलियन स्ट्रांग तो हुए हैं, लेकिन अभी भी केयरफुल रहना जरूरी है। वो कहता है कि शुरुआत लो रिस्क जॉब्स से करनी चाहिए, खासकर एफ रैंक क्वेस्ट से। थोड़ी देर बाद सब एडवेंचरर गिल्ड पहुंचते हैं और जूएल के साथ अपनी पार्टी रजिस्टर करते हैं। इसके बाद वो तुरंत क्वेस्ट देखना शुरू कर देते हैं। हिबिकी थोड़ा सरप्राइज होता है जब वो देखता है कि क्लॉड ने एक साथ कई क्वेस्ट सेलेक्ट कर लिए हैं। क्लॉड बताता है कि लो रैंक जॉब्स में पेमेंट कम होती है, इसलिए मल्टीपल क्वेस्ट लेना बेटर रहता है। तभी उन्हें कुछ एक्स्ट्रा क्वेस्ट के बारे में पता चलता है जिनमें एक कैप्चर मिशन भी होता है। क्लॉड तुरंत कहता है कि ये मिशन उनके लेवल से ऊपर है। मीटर बताता है कि इस मिशन के लिए सिर्फ एक क्लू है, इसलिए इसकी डिफिकल्टी बढ़ गई है। हिबिकी क्यूरियस होकर पूछता है कि ऐसा कौन है जिसके लिए इतना हाई प्रायोरिटी मिशन है। मीटर बताता है कि टारगेट एक बैंडिट है जो रिच लोगों पर अटैक करता है। हिबिकी को ये ज्यादा सीरियस नहीं लगता और वो सोचता है कि ये मिशन वैसे भी उनसे रिलेटेड नहीं है। फिर हिबिकी अपना पहला क्वेस्ट शुरू करता है जिसे उसे एक रैबिट पकड़ना होता है। उसे करीब 20 मीटर दूर रैबिट दिखता है और वो कॉन्फिडेंटली बो और एरो निकालता है, लेकिन उसकी एम अच्छी नहीं होती और उसे कई ट्राइज लगते हैं, तब जाकर वो रैबिट को मार पाता है। क्लॉड उसे समझाता है कि आइडियली एक ही शॉट में टारगेट खत्म करना चाहिए, लेकिन क्योंकि हिबिकी ने काम पूरा कर लिया वो इसे एक्सेप्टेबल मानता है। उसी समय लिलियन और वी भी आ जाते हैं। उन्होंने फॉरेस्ट में हर्ब गैदरिंग पूरा कर लिया होता है। हिबिकी उनकी बास्केट में एक अजीब फ्रूट देखता है और पूछता है। लिलियन बताती है कि उसका नाम मेटिकाचा फ्रूट है और ये उन्हें रास्ते में मिला था। वो बताती है कि ये फ्रूट्स मार्कर्स की तरह यूज होते हैं ताकि माउंटेन्स में रास्ता ना भूलें। ये दिखाने के लिए वो एक फ्रूट पेड़ पर फेंकती है। इसके बाद सब लोग थोड़ा रेस्ट करने का डिसाइड करते हैं। इस दौरान हिबिकी अपने थॉट्स में खो जाता है। उसे याद आता है कि वो इस दुनिया में शायद समर ब्रेक से पहले आया था। वो अपने पुराने फ्रेंड्स को मिस करता है और सोचता है कि क्या वो कभी अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस पा पाएगा। दूसरी तरफ अमीलिया की टीम में आइवल एंग्शियस महसूस कर रही होती है क्योंकि उसे अभी तक कोई खास रिजल्ट नहीं मिला है। वो एक विमेन की सोल ढूंढ रही है, लेकिन प्रोग्रेस स्लो है और अब उसे डाउट होने लगता है। अमीलिया अभी भी आइवल से फ्रेंडशिप करना चाहती है, इसलिए वो उसे एक ट्रैवल एमुलेट देती है जिसमें मैजिक एन्चांटमेंट होता है। ये एमुलेट उसे अलर्ट करेगा अगर आइवल डेंजर में होगी। अमीलिया प्रॉमिस करती है कि जरूरत पड़ने पर वो तुरंत हेल्प करेगी। आइवल स्माइल के साथ गिफ्ट एक्सेप्ट करती है, लेकिन अंदर से उसे पता होता है कि ये फ्रेंडशिप सिर्फ एक एक्ट है। अगले दिन टाउन में हिबिकी सजेस्ट करता है कि उन्हें थोड़ा टाइम लेकर आगे की प्लानिंग करनी चाहिए। अब जब उन्होंने क्वेस्ट से अच्छा पैसा कमा लिया, हिबिकी सोचता है कि क्यों ना उस पैसे से डिलिशियस खाना खाया जाए। सबको आइडिया पसंद आता है क्योंकि उन्होंने काफी मेहनत की थी और अब थोड़ा एंजॉय करना बनता था। लेकिन मीटर को थोड़ा डाउट होता है क्योंकि एक नॉर्मल एफ रैंक पार्टी के लिए इतने क्वेस्ट्स आसानी से कंप्लीट करना सिंपल नहीं होता। उसे लगता है कि इन लोगों में कुछ खास है। इसी दौरान हिबिकी की मुलाकात डिलियट से होती है। डिलियट नोटिस करता है कि हिबिकी अभी भी पतला है और उसके बॉडी में मसल कम है, इसलिए वो उसे ट्रेन करने की बात करता है। क्लॉड तुरंत बीच में आकर कहता है कि हिबिकी उसका स्टूडेंट है और वही उसका इंस्ट्रक्टर है, इसलिए डिलियट दूर रहे। लेकिन डिलियट पीछे हटने वाला नहीं होता और बात फाइट तक पहुंच जाती है। शुरू में दोनों बराबर लड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्लॉड पीछे पड़ने लगता है। तभी हिबिकी अप्रेजल स्किल यूज करता है और डिलियट की असली स्ट्रेंथ देखकर शॉक हो जाता है। पास के लोग डरकर भागने लगते हैं, लेकिन एक ब्लॉन्ड लड़की हुड पहनकर वहीं खड़ी रहकर सब ऑब्जर्व करती रहती है।
तभी जुएल गुस्से में वहां आती है और वाटर मैजिक से दोनों को वॉल पर पटककर फाइट रोक देती है। उसी समय एक महिला डाइनर से बाहर आकर चिल्लाती है कि कोई थीफ उसका पर्स लेकर भाग गया। ये सुनकर वी तुरंत हिबिकी से उसका बैग पूछती है। हिबिकी चेक करता है और पता चलता है कि उसका बैग और सारा पैसा गायब है। ये बात हिबिकी और लिलियन को बहुत दुख देती है, क्योंकि अब वो लोग अपना प्लान खाना एंजॉय नहीं कर पाएंगे। जुएल को शक होता है कि ये वही बैंडिट है जिसका गिल्ड में जिक्र हुआ था। उन्हें पता चलता है कि वो अपनी टेल से चोरी करता है और रिच लोगों को टारगेट करता है। तभी वी ने एक प्लान बनाता है। करीब 1 घंटे बाद लिलियन आउटडोर कैफेटेरिया में बैठी होती है और उसके सामने हिबिकी बैठा होता है, लेकिन इस बार वो लड़की के डिस्गाइज में होता है और काफी कन्विंसिंग लगता है। वी ने प्लान समझाता है कि हिबिकी बेट बनेगा और जैसे ही बैंडिट आएगा क्लॉड उसे पकड़ लेगा। क्लॉड पहले से ही गुस्से में होता है और बैंडिट को सजा देना चाहता है। प्लान के हिसाब से हिबिकी अपना वॉलेट टेबल पर खुला छोड़ देता है, लेकिन हिबिकी को लगता है कि ये प्लान थोड़ा ऑब्वियस है। तभी वेट्रेस खाना सर्व करती है और अचानक क्लॉड नोटिस करता है कि उसका वॉलेट गायब है। उन्हें समझ आ जाता है कि वेट्रेस ही थीफ है, लेकिन उन्होंने पहले से तैयारी की थी। मेटिकैचा फ्रूट ऐसे रखा गया था कि क्लियर फुटप्रिंट्स बने। जैसे ही थीफ भागती है उसके पीछे ट्रैक्स दिखने लगते हैं और टीम उसे फॉलो करती है। ट्रैक्स फॉलो करते हुए वो एक अबैंडन्ड एली में पहुंचते हैं जो क्रिमिनल्स के छिपने के लिए परफेक्ट लगती है। अंदर जाने पर उन्हें एक हिडन अंडरग्राउंड डायना मिलता है जो काफी वेल बिल्ट होता है, इसलिए वो और केयरफुल हो जाते हैं। अंदर एक आदमी हिबिकी को देखकर फ्लर्ट करता है, लेकिन हिबिकी मना कर देता है, कहता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ है। थोड़ी देर बाद क्लॉड एक हुड वाली लड़की को जाते हुए देखता है और हिबिकी से उसका अप्रेजल करने को कहता है। जैसे ही वो लड़की एली में आती है, क्लॉड सामने से रास्ता रोकता है और हिबिकी और लिलियन पीछे से उसे घेर लेते हैं। क्लॉड उससे चोरी का सामान वापस देने को कहता है, लेकिन वो कामली मना कर देती है। तब हिबिकी आगे आकर कहता है कि एक्टिंग बंद करो, क्योंकि उसने अप्रेजल कर लिया है और वो बैंडिट फोना है। सच सामने आने पर फोना अपना क्लोक हटा देती है और मान लेती है कि वही बैंडिट है। वो बताती है कि उसे पता था कि वो लोग फेक पर्स से ट्रैप कर रहे थे, लेकिन वो असली पर्स पहले ही चुरा चुकी है। हिबिकी चेक करता है और पाता है कि उसका रियल वॉलेट भी गायब है। उसे समझ आता है कि फोना ने उन्हें जानबूझकर यहाँ तक लाया। फोना वॉल पर अटैक करके रास्ता ब्लॉक करती है और वहां से निकल जाती है। क्लॉड आखिरी समय पर हिबिकी को बचाकर उसे फोना के पीछे भेजता है। हिबिकी उसका पीछा करता है, लेकिन एक ट्रैप में फंसकर उल्टा लटक जाता है। फोना उसके पास आती है और समझ जाती है कि वो लड़का है। वो पास आकर उसे क्यूट कहती है और कहती है कि वो उसकी मदद कर सकती है, लेकिन एक कंडीशन पर। उसे हिबिकी की अप्रेजल हेल्प चाहिए। वो जानना चाहती है कि उसने जो आइटम्स चोरी किए हैं उनमें कौन रियल है और कौन फेक। इसलिए दोनों वापस अंडरग्राउंड डाइनर बजाते हैं और हिबिकी काम शुरू करता है। हिबिकी हर आइटम को ध्यान से चेक करता है और फिर उन्हें अलग करता है, रियल अलग और फेक अलग। शुरू में फोना ज्यादा इंप्रेस नहीं होती, क्योंकि उसे लगता है कि ये काम कोई भी नॉर्मल अप्रेजर कर सकता है। लेकिन उसकी सोच बदल जाती है जब हिबिकी उसके आर्म बैंड को अप्रेज करके उसमें लिखा मैसेज पढ़ देता है। फोना ये देखकर शॉक हो जाती है। वो बताती है कि ये आर्म बैंड उसे उसकी सिस्टर ने मरने से पहले दिया था और वो हमेशा जानना चाहती थी कि उसमें क्या लिखा है, लेकिन कभी पढ़ नहीं पाई। उसने कई अप्रेजर से हेल्प ली, लेकिन कोई भी इसे समझ नहीं पाया। हिबिकी ने कुछ ही सेकंड्स में इसे पढ़ लिया, जिससे वो सच में इंप्रेस हो जाती है। इसके बाद वो हिबिकी से पूछती है कि वो कहाँ से आया है। हिबिकी कहता है कि वो बहुत दूर की जगह से आया है। ये सुनकर फोना उसे एडवाइस देती है कि वो उसकी तरह न बने और मौका रहते अपने घर लौट जाए, वरना शायद कभी वापस नहीं जा पाएगा। अब हिबिकी अपना काम पूरा कर चुका होता है, तो फोना उसका वॉलेट वापस कर देती है और उसकी तारीफ करती है कि उसके अप्रेजल्स परफेक्ट थे। जाने से पहले फोना उसके करीब आती है और उसकी चीक पर हल्का किस करके गुड बाय बोल के चली जाती है। हिबिकी ये सब देखकर शॉक रह जाता है। शाम को हिबिकी खड़ा होता है और टानिया उसके चीक से लिपस्टिक साफ कर रही होती है। डिलियड ये सुनकर मजाक करता है कि ये हिबिकी के लाइफ का पहला स्टेप है एक आदमी बनने की तरफ। फिर सीरियस होकर डिलियड बताता है कि कैपिटल के एडवेंचरर गिल्ड से खबर आई है। एक यंग पार्टी बहुत तेजी से लेवल अप कर रही है। वो इतने स्ट्रांग हैं कि किंग ने उन्हें अनडेड से लड़ने का काम दिया है और वो खुद को कॉप्स किलर्स कहते हैं। डिलियड ये भी कहता है कि वो ग्रुप ईस्ट से वेस्ट ट्रैवल कर रहा है, मतलब फ्यूचर में वो उनके कंट्री से भी गुजर सकते हैं। रात को हिबिकी अपने बेड पर बैठकर सोचता है कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। उसके अंदर डिजायर आता है कि वो इस दुनिया को एक्सप्लोर करे और नई जर्नीज पर जाए। वो ये भी कहता है कि वो अलग अलग लोगों से मिलना चाहता है, खासकर किसी नॉलेजेबल इंसान से। क्लॉड बताता है कि ऐसे इंसान को सेज कहा जाता है और अभी 3 वर्ल्ड्स के सेजेस एक्टिव हैं जो 500 सालों से रूल कर रहे हैं। क्लॉड को समझ नहीं आता कि हिबिकी उनसे क्यों मिलना चाहता है। तब हिबिकी बताता है कि वो अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस जाने का तरीका ढूंढना चाहता है। ये सुनकर क्लॉड और लिलियन शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि हिबिकी एक दिन उन्हें छोड़ देगा। हिबिकी उनके एक्सप्रेशंस देखकर समझ जाता है और समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से उसे भी एहसास होता है कि अगर वो गया तो सच में उन्हें छोड़ना पड़ेगा। फिर भी क्लॉड उसे रीअश्योर करता है और कहता है कि वो उस दिन तक उसकी प्रोटेक्शन करेगा।
दूसरी तरफ अमेलिया अपनी टीम के साथ फॉरेस्ट में ट्रैवल कर रही होती है। वो अपने पास्ट की बातें बताती है जब उसने स्पिरिट से बात की थी और एक बार स्पिरिट ने खुद उससे बात शुरू की थी। इवाल ये सुनकर इंटरेस्टेड होती है और पूछती है कि ये कहाँ हुआ था। अमेलिया बताती है कि ये फॉरेस्ट ऑफ रो में हुआ था। ये सुनते ही इवाल अचानक एक्सक्यूज बनाकर कहती है कि उसे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया है और वो यहीं अलग हो जाएगी। वो मुड़कर चली जाती है और अमेलिया इस बात से शॉक हो जाती है। चलते हुए इवाल सोचती है कि अगर वो आवाज़ स्पिरिट नहीं थी तो शायद वो उसी विमेन की सोल हो सकती है जिसे वो ढूंढ रही है। फिर भी उसे रो वापस जाने का आइडिया पसंद नहीं आता, क्योंकि वहीं से उसकी जर्नी शुरू हुई थी। और यहीं ये पार्ट खत्म होता है। कुछ देर बाद इवाल का मैजिक मिरर उसे बता देता है कि वो ऑफिशियली रॉयल पहुंच चुकी है। ये सुनकर वो उन लोगों के लिस्ट के बारे में सोचने लगती है जिनसे उसे अभी डील करना है। उसकी लिस्ट में अगला नाम क्लॉड का होता है। उसे याद होता है कि पहले क्लॉड अपने लिम्स खो चुका था, इसलिए उसे लगता है कि उसे हैंडल करना आसान होगा। दूसरी तरफ हिबिकी अपने ग्रुप के साथ एक डाइनर में बैठा होता है। सब लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी क्लॉड उसे बताता है कि अगर उसे सेजिस से मिलना है तो उन्हें पेटेरोडेनाज नाम के सिटी जाना पड़ेगा। हिबिकी ने ये नाम पहले कभी नहीं सुना होता, तो वो पूछता है कि ये जगह कहाँ है। तभी अचानक वैन वहां आ जाती है और बताती है कि डंजन क्रॉस करके वो वहां पहुंच सकते हैं। वो ये भी कहती है कि नॉर्दर्न फॉरेस्ट वाला रास्ता सबसे फास्ट है। हिबिकी को डंजन क्या होता है ये भी नहीं पता होता, तो क्लॉड उसे समझाता है कि डंजन एक डेंजरस प्लेस होता है जहां मॉन्स्टर्स और ट्रैप्स होते हैं। वो ये भी कहता है कि अगर उन्हें डंजन क्लियर करना है तो उन्हें बहुत हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ये सुनकर हिबिकी समझ जाता है कि अब मेहनत करनी ही पड़ेगी और थोड़ा इरिटेट हो जाता है। इसी बीच लिलियन अपना खाना खत्म करके पोलाइटली सबको थैंक्स बोलती है और बिना कुछ बोले चली जाती है। डिलर्ड ये नोटिस करता है और हिबिकी से पूछता है क्या हुआ। हिबिकी बताता है कि उसका और लिलियन का रिलेशन अभी थोड़ा रफ चल रहा है। ये सुनकर डिलर्ड तुरंत बोलता है कि सबको बाहर ले जाकर ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए। हिबिकी और वेने घर जाने का सोच रहे होते हैं, लेकिन क्लॉड उन्हें समझाता है कि नॉर्दर्न डंजन जाने के लिए ट्रेनिंग जरूरी है। क्लॉड डिलर्ड की बात से अग्री करता है, लेकिन दोनों के बीच डिफरेंसेस साफ दिखते हैं। फिर ट्रेनिंग शुरू होती है। हिबिकी की कंडीशन इतनी खराब होती है कि वो हर एक्सरसाइज में स्ट्रगल करता है और बार बार फेल होता है। ऊपर खड़ी लिलियन ये सब देख रही होती है। वो देखती है कि हिबिकी सिर्फ अपने वर्ल्ड में वापस जाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। ये सोचकर उसे अंदर से बुरा लगता है। तभी तानिया आकर उसे कंसोल करती है। शाम तक हिबिकी में थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखता है। आर्चरी प्रैक्टिस में वो पहली बार टारगेट के करीब पहुंचता है, लेकिन एंड में वो पूरी तरह थककर जमीन पर गिर जाता है। क्लॉड को लगता है कि इतनी मेहनत के बाद हिबिकी जरूर स्ट्रांग हुआ होगा, लेकिन जब हिबिकी अपने स्टैट्स चेक करता है तो कुछ भी चेंज नहीं होता। ये देखकर क्लॉड और डिलर्ड में आर्गुमेंट शुरू हो जाता है। क्लॉड डिसिप्लिन और प्रॉपर ट्रेनिंग को सही मानता है, जबकि डिलर्ड रियल एक्सपीरियंस और टफ प्रैक्टिस को ज्यादा इंपॉर्टेंट बताता है। तभी जूएल आती है और अपनी आइस मैजिक से दोनों को फ्रीज कर देती है, जिससे लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। इसके बाद सब डिसाइड करते हैं कि थोड़ा रिलैक्स किया जाए और सब हॉट स्प्रिंग में चले जाते हैं। गर्म पानी में बैठकर हिबिकी नोटिस करता है कि क्लॉड कुछ सोच रहा है। वो उससे पूछता है क्या हुआ। क्लॉड धीरे से बताता है कि उसे ऐसे रिलैक्स किए बहुत टाइम हो गया है। हिबिकी फिर उसके पास्ट के बारे में पूछता है। क्लॉड बताता है कि वो पहले बीस्ट्रोनिया किंगडम की कैपिटल में रहता था, लेकिन वो सिटी डिस्ट्रॉय हो गई और उसके दोस्त भी खो गए। फिर क्लॉड कहता है कि ये सब पुरानी बातें हैं और अब उनके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं। उसके लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट हिबिकी के साथ रहना है। रात में सब कैंप फायर के पास बैठे होते हैं। लिलियन थोड़ी नर्वस होकर हिबिकी से बात करती है और अपने फीलिंग्स बताती है। वो कहती है कि वो नहीं चाहती कि हिबिकी उसे छोड़कर जाए, लेकिन क्योंकि वो उससे केयर करती है इसलिए वो चाहती है कि हिबिकी वही करे जो उसके लिए बेस्ट हो। हिबिकी समझ जाता है कि उसके जाने का थॉट लिलियन को हर्ट कर रहा है। वो सॉरी बोलता है, लेकिन लिलियन मना कर देती है और कहती है कि सेल्फिश वो खुद है जो उसे रोकना चाहती है। फिर वो हिबिकी को एक ड्रिंक देती है जो उसने खास उसके लिए बनाई होती है। हिबिकी उसे टेस्ट करता है और सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो बहुत टेस्टी होती है। उसे तुरंत पसंद आ जाती है। ये देखकर लिलियन खुश हो जाती है। उसी समय अमेलिया अपने फैमिली मैंशन वापस पहुंचती है। बात लेने के बाद मेड्स उसे एक एलिगेंट ड्रेस देती हैं और बताती हैं कि उसके फादर ने पार्टी रखी है जिसमें उसे जाना है। ये सुनकर अमेलिया इरिटेट हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि उसे किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए बुलाया गया होगा। इसी दौरान फॉरेस्ट में इवाल शांति से एक पेड़ पर बैठी होती है। इवाल एक पेड़ के स्टंप पर बैठी होती है और उसे समझ आता है कि हिबिकी और उसका ग्रुप यहां तक पहुंच चुका है। हिबिकी नोटिस करता है कि अब उनके पास सिर्फ एक टारगेट बचा है, सिल्वर रूबी वुल्फ। वो अपनी वर्ल्ड मैप स्किल यूज करके एरिया चेक करता है, लेकिन उसे आसपास कुछ नहीं दिखता। तभी क्लॉड को कुछ फील होता है और वो अपना स्पीयर सामने की तरफ कर देता है। सामने इवाल खड़ी होती है, जो खुद को एक क्लमजी ई रैंक एडवेंचरर बताती है जो जंगल में खो गई है। हिबिकी उसे नॉर्मल इंसान समझकर क्लॉड को वेपन नीचे करने को कहता है। फिर भी हिबिकी कंफ्यूज रहता है कि वो मैप में क्यों नहीं दिखी। सेफ्टी के लिए वो उसे अप्रेस करता है। इवाल तुरंत अपने रियल स्टैट्स छुपा लेती है, इसलिए हिबिकी को उसके लो लेवल स्टैट्स ही दिखते हैं और वो उसे सेफ मान लेता है।
इसके बाद इवाल क्लॉड का आर्म पकड़ती है और ऐसा दिखाती है कि वो इम्प्रेस्ड है, लेकिन वो सीक्रेटली उसका आर्म चेक कर रही होती है। वो शॉक हो जाती है क्योंकि उसका आर्म अभी भी सही है, जबकि उसे लगा था कि वो पहले उसे काट चुकी है। फिर वो बताती है कि वो सिल्वर रूबी वुल्फ से भागते हुए रास्ता भटक गई थी। हिबिकी पूछता है वुल्फ कहाँ है, तो वो कहती है कि फॉरेस्ट के अंदर डीपर में है। ये बताकर वो उल्टी डायरेक्शन में चली जाती है। हिबिकी और उसका ग्रुप अभी भी कंफ्यूज होते हैं, लेकिन जब हिबिकी फिर से वर्ल्ड मैप स्किल यूज करता है तो इस बार उसे वुल्फ की एग्जैक्ट लोकेशन दिखती है। थोड़ी देर में वो लोग उस बीस्ट को घेर लेते हैं। अटैक करने से पहले सापो उसे फिर से मैप चेक करने को कहता है। जैसे ही वो करता है वो शॉक हो जाता है क्योंकि वहां कई सिल्वर रूबी वुल्फ्स होते हैं। वो रियलाइज करते हैं कि वो एक पूरे पैक से घिरे हुए हैं। हिबिकी घबरा जाता है और गार्ड डाउन कर देता है। तभी एक वुल्फ पीछे से अटैक करता है और उसके नेक पर स्लैश मार देता है। घाव डीप नहीं होता, लेकिन उसके नेक से तेज खून बहने लगता है। ये देखकर क्लॉड और लिलियन शॉक में रह जाते हैं। तभी पास में बैठी इवाल रिवील करती है कि वो ही वुल्फ्स को कंट्रोल कर रही थी। वो उन्हें ऑर्डर देती है कि सबको मार दो और पहले क्लॉड को खत्म करो। क्लॉड तुरंत आगे बढ़कर वुल्फ्स को रोकता है, जबकि लिलियन हिबिकी के पास आती है। वो हीलिंग पोशन देती है, लेकिन ब्लीडिंग नहीं रुकती। तभी विनय उसे स्टेट मेंटेनेंस स्पेल यूज करने को कहती है। स्पेल से ब्लीडिंग स्लो हो जाती है और कंडीशन थोड़ी स्टेबल होती है। क्लॉड समझ जाता है कि सिचुएशन खराब है, तो वो प्लान बनाता है। वो लिलियन से कहता है कि हिबिकी को तुरंत टाउन ले जाओ और डेलियार्ड के पास पहुंचाओ। लिलियन हेजिटेंट होती है, लेकिन क्लॉड उसे जाने को कहता है और भरोसा दिलाता है कि वो संभाल लेगा। लिलियन ट्रस्ट करती है और अर्थ लायन गॉलम समन करके हिबिकी को लेकर निकल जाती है। उनके जाने के बाद क्लॉड नोटिस करता है कि वुल्व्स ने उन्हें चेज नहीं किया। तभी उसे समझ आता है कि वुल्व्स का टारगेट पूरा ग्रुप नहीं बल्कि सिर्फ वो खुद है। दूसरी तरफ लिलियन और हिबिकी को एक सिल्वर एमरल्ड वुल्फ चेस कर रहा होता है, तो वो एक केव में छुपते हैं। लिलियन अर्थ वॉल से एंट्रेंस ब्लॉक कर देती है, लेकिन वुल्व्स अपनी वाइंड से वॉल तोड़ देते हैं। फिर भी लिलियन बार बार विंड मैजिक यूज करके उन्हें रोकती है और हिबिकी को प्रोटेक्ट करती है। तभी हिबिकी को होश आता है। वो अपनी मेडिकल बुक स्किल यूज करता है और पता चलता है कि उसके नेक वूंड में डेडली ब्लीडिंग पॉइजन भी है। वो हाइपर क्योर यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन सापो बताता है कि उसकी स्ट्रेंथ अभी लो है, इसलिए वेट करना होगा। कुछ देर बाद सापो बताता है कि अब वो स्किल यूज कर सकता है। हिबिकी तुरंत खुद को डिटॉक्सिफाई करता है और पोशन पीकर कंडीशन इंप्रूव करता है। फिर वो समन सीक्रेट बीस्ट स्किल एक्टिवेट करता है, जिससे केव में स्ट्रॉन्ग एनर्जी फैलती है। 10 सेटल होने के बाद उन्हें अपने ट्रू फॉर्म में दिखाई देती है, जो लाइटनिंग की सीक्रेट बीस्ट है। उसकी प्रेजेंस बहुत पावरफुल होती है। वो वुल्फ्स को देखकर कहती है कि मेरे मास्टर पर हमला करने की सजा मौत है। अगले ही पल वो लाइटनिंग अटैक करती है और एक ही वार में सारे वुल्फ्स खत्म हो जाते हैं। ये पावर देखकर हिबिकी सोचता है कि विनय इस फॉर्म में क्लॉड की मदद कर सकती है, लेकिन उससे पहले हिबिकी कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी वी वापस अपनी छोटी किटन फॉर्म में आ जाती है। वो बताती है कि उसका पावरफुल फॉर्म सिर्फ थोड़े टाइम के लिए रहता है और अब वो खत्म हो चुका है। हिबिकी तुरंत सापो से पूछता है कि क्या वो सेक्रेट बीस्ट स्किल फिर से यूज कर सकता है, लेकिन सापो मना कर देता है और कहता है कि इसे दोबारा यूज करने में काफी टाइम लगेगा। इसके बाद वी एक और शॉकिंग बात बताती है। वो कहती है कि क्लॉड जिस बीस्ट से लड़ रहा है वो नॉर्मल वुल्फ नहीं बल्कि सिल्वर डायमंड वुल्फ है। उसकी पावर इतनी ज्यादा है कि हिबिकी और उसका पूरा ग्रुप मिलकर भी शायद उसे नहीं हरा पाएंगे। ये सुनकर भी हिबिकी हार मानने को तैयार नहीं होता। वो कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो क्लॉड को बचाने के लिए पूरी कोशिश करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसी समय सापो उसे बताता है कि उसे एक नई SS रैंक स्किल मिली है, गॉड्स मेडिसिन स्टाफ। ये स्किल एक सर्टन रेंज में आने वाले सभी लोगों को हील कर सकती है। हिबिकी बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत स्किल एक्टिवेट करता है। जैसे ही वो इसे यूज करता है, हिबिकी और लिलियन दोनों फील करते हैं कि उनकी बॉडी पूरी तरह रिकवर हो गई है और सारी इंजरीज खत्म हो गई हैं। तभी एक और अजीब चीज होती है। जमीन पर पड़ा एक सीड अचानक ग्रो करने लगता है और देखते ही देखते उससे एक बो बन जाता है। वेने उसे देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल वेपन नहीं है। हिबिकी उसे अप्रेज करता है और पता चलता है कि उसका नाम गॉडली बो है। हिबिकी उसे टेस्ट करता है। जैसे ही वो एरो शूट करता है वो बहुत तेज और पावरफुल होता है। उसकी ताकत देखकर उसे अमीलिया की स्पिरिट आर्चरी याद आ जाती है। अब इस नए वेपन और फुल रिकवरी के साथ हिबिकी और उसका ग्रुप तैयार हो जाता है क्लॉड को बचाने और इस बैटल को खत्म करने के लिए। उधर हेवन में मैजिक की गॉडेस चीफ गॉड से कंप्लेन कर रही होती है कि वो हिबिकी को इतने ओवरपावर्ड स्किल्स नहीं दे सकती, क्योंकि ये बैलेंस के खिलाफ है। लेकिन चीफ गॉड उसे याद दिलाता है कि उसी ने पहले हिबिकी को अपनी पावर दी थी। वो कहता है कि अब ये हिबिकी पर डिपेंड करता है कि वो इन पावर्स का सही यूज करता है या नहीं। इसके बाद सीन यहीं खत्म होता है और एपिसोड 6 एंड हो जाता है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करना होगा।